नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की यह वीडियो है कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के तीसरे अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी राजनीति के बारे में। दोस्तों, यह इस अध्याय की 5वीं और आखिरी वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियोज में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के लगभग 90% हिस्से को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उन चारों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप सब लोग उन सभी वीडियो को देख सकें जो शायद आपने नहीं देखी है या किसी कारण से वो आपसे छूट गई है। साथ ही दोस्तों, क्योंकि यह आज इस वीडियो चैप्टर की आखिरी वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं अब तक इस अध्याय में जितनी भी नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उनकी पीडीएफ फाइल बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रस्तुत कर दूंगा ताकि आप उन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सके और समझ सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन समकालीन विश्व में अमेरिकी राजनीति के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे वर्चस्व से कैसे निपटे इस बिंदु से। दोस्तों, अब तक की इस अध्याय की हमने जो परिचर्चा की है उससे यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान समय में दुनिया में अमेरिकी महाशक्ति इस स्थिति में है कि किसी भी देश अथवा कुछ देशों के समूह के लिए उसको किसी भी प्रकार की चुनौती दे पाना संभव नहीं है। तो क्या हमें इससे यह मान लेना चाहिए कि हम किसी भी आधार पर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती नहीं दे सकते और हमें अमेरिकी वर्चस्व के साए में जीने की आदत डाल लेनी होगी? हालांकि दोस्तों, हम इसके कुछ विकल्पों को जरूर देख सकते हैं और इन्हीं विकल्पों की बात अपनी इस आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कि वो कौन से विकल्प है जो अमेरिकी वर्चस्व से टकराने में या अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों को नियंत्रित करने का काम करती हैं, लेकिन इन संस्थाओं के बारे में जो हमारी समझ है वह यह है कि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार नहीं है बल्कि संस्थाएं हैं और इस प्रकार जो विश्व राजनीति है वो सरकार विहीन है। और ऐसे में जो विश्व स्तर है वहां पर कुछ कायदे कानून अवश्य है, लेकिन ये कायदे कानून हमेशा युद्ध की स्थिति को रोक पाने में संभव है यह जरूरी नहीं है। और साथ ही वर्तमान समय में सभी देशों के लिए या किसी भी देश के लिए यह आवश्यक नहीं है या उचित नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जिम्मे छोड़ दे, क्योंकि अब तक की परिचर्चा में हमने देखा है कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, ताकतवर देश, वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने हितों के सामने नजरअंदाज कर देते हैं। तो किसी भी देश के लिए यह उचित नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले अपनी सुरक्षा को रख दे या अपनी सुरक्षा को छोड़ दे। दोस्तों, सैनिक दृष्टि से आज दुनिया के किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है कि अमेरिका को वो चुनौती दे सके, क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका अकेला अपनी सैन्य क्षमता के ऊपर जितना खर्च करता है उतना दुनिया के 12 ताकतवर देश मिलकर भी अपनी सेनाओं के ऊपर खर्च नहीं करते। इसीलिए किसी देश के लिए या देशों के समूह के लिए सैनिक स्तर पर अमेरिका को चुनौती देना बिल्कुल असंभव है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना जरूर है कि भारत, चीन और रूस जैसे ताकतवर देश अगर चाहे तो वो अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सकते हैं, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि भारत, चीन और रूस जैसे देशों के आपसी मतभेदों के कारण इनके बीच आपस में ऐसा कोई गठबंधन नहीं हुआ है कि वो मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। इसीलिए दूर दूर तक अभी इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती कि भारत, चीन और रूस जैसे ताकतवर देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को कोई चुनौती देंगे। अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा एक तर्क यह दिया जाता है कि हमें उन अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति को अपनाना चाहिए जो अमेरिकी वर्चस्व के कारण पैदा हुई है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊंचा बनाने के लिए सभी देशों के लिए आवश्यक है कि व्यापार को बढ़ाया जाए और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश किया जाए और अमेरिका का साथ देते हुए
इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, न कि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करने के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि किसी ताकतवर देश का विरोध करने की बजाय यह ज्यादा उचित है कि उसके वर्चस्व के साए में रहते हुए अवसरों का उपयोग किया जाए अपने आर्थिक विकास के लिए। इस नीति को अक्सर बैंड वैगन नीति कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जैसी बहे बयार पीठ वैसी कीजिए, अर्थात जिस दिशा में हवा चल रही है हमें उस दिशा में अपनी पीठ कर देनी चाहिए, ताकि हमें उस हवा का तूफान का नुकसान ना हो, बल्कि हम अपने उद्देश्यों तक अनायास ही पहुंच जाए। इस प्रकार इन लोगों का मानना है कि हमें वर्चस्व का विरोध करने के बजाय उस वर्चस्व से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के संबंध में एक अन्य दृष्टिकोण या विकल्प यह दिया जाता है कि किसी भी देश को अमेरिकी वर्चस्व का सामना इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अमेरिका के दृष्टिकोण से या वर्चस्व से अपने आप को छिपा लेना चाहिए, ताकि अमेरिकी वर्चस्व का कोई नकारात्मक प्रभाव उस देश पर ना पड़े। लेकिन यह छोटे मोटे देशों के लिए तो संबंध है जो विश्व परिदृश्य पर कहीं भी नजर नहीं आते, लेकिन भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के लिए अपने आप को ज्यादा दिनों तक अमेरिकी वर्चस्व से छिपाए रखना उचित नहीं है और ना ही संभव है। इस प्रकार जहां तक इस विकल्प की हम बात करते हैं छुपा लेने की, तो यह भारत, चीन और रूस जैसे देशों के संबंध में बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होता है। हालांकि छोटे देशों के लिए यह आकर्षक एवं कारगर जरूर माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश अपने आप को अमेरिकी वर्चस्व से छुपा लेना चाहते हैं वो भी आखिर कितने दिनों तक छिपाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में हर देश विकास करके आगे बढ़ना चाहता है। तो क्या यह उचित है या यह संभव है कि बिना अमेरिकी नजरों में आए हुए कोई देश विकास के आयामों को प्राप्त कर सकता है? शायद नहीं। दोस्तों, एक अन्य दृष्टिकोण जो अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के संबंध में प्रदान किया जाता है वह यह है कि वर्तमान समय में किसी भी देश अथवा देशों के समूहों के लिए सैनिक स्तर पर अमेरिका का सामना कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिकी वर्चस्व का जो सामना होगा वो राज्येतर संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के लिए राज्येतर संस्थाएं सामने आएंगी और वही अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने की कोई राह दिखाएंगी। इस संबंध में यह माना जाता है कि अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में चुनौती मिलेगी और यह चुनौती विभिन्न प्रकार के एनजीओ, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से मिलेगी। और दोस्तों, इसमें लेखक, बुद्धिजीवी और मीडिया प्रभावी भूमिका निभाएंगे। यही जो राज्येतर संस्थाएं हैं ये विश्वव्यापी नेटवर्क का निर्माण करेंगी, जिसमें खुद अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे और एक साथ अमेरिकी नीतियों का और वर्चस्व का आलोचना भी की जाएगी और प्रतिरोध भी किया जा सकेगा। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने देखा है कि अमेरिका के जो नागरिक हैं वो खुली मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि यदि कोई नीति उनके हितों के खिलाफ जा रही है तो वह किसने बनाई है, वे खुलकर इसका विरोध करते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक आंदोलन हुआ तो उनकी खुद की बेटी ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी है, बल्कि वहां विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। और इस तरीके से हम मान सकते हैं कि राज्येतर संस्थाओं में अमेरिकी नागरिकों का भी सहयोग राज्येतर संस्थाओं को मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों, वर्तमान समय में हम यह मान सकते हैं कि हमें किसी भी स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के संबंध में कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। यदि किसी गांव में कोई एक चौधरी हो और सिर्फ एक ही गांव हो, जिसे हम विश्व गांव की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वहां एक चौधरी है और कि लोगों को, गांव के लोगों को या छोटे मोटे नेताओं को यदि चौधरी की बात पसंद नहीं आती है, फिर भी वे गांव छोड़कर चले नहीं जाते हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में जिस तरीके से अमेरिकी वर्चस्व दुनिया के सामने फैला हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप हमें विश्व गांव को छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि विद्रोह का सामना करते हुए, उसका प्रतिरोध करते हुए अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की पूरी परिचर्चा इस अध्याय की। अब जो अंतिम बिंदु इस अध्याय में बचा है वह है इस अध्याय के चित्र, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर
राजनीतिक विज्ञान के अध्यायों से चित्र दिए जाते हैं और उनका अर्थ पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में जो चित्र दिए गए हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं और क्या बयान करते हैं वो चित्र अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। दोस्तों, ये इस अध्याय का पहला चित्र है जिसमें एक फौजी के रूप में एक चित्र को अंकित किया गया है। इसमें अलग अलग जगहों पर हम जो खाड़ी देश है उनके नामों को देख सकते हैं और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यह चित्र क्या प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस चित्र को यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह खाड़ी देशों में अमेरिकी रणनीति को प्रस्तुत करता है। ये सारा जो फौजी है इसके शरीर के जो अलग अलग पट्टियां लगी हुई है वे खाड़ी देशों को दिखाती हैं और इस फौजी के हाथ में जो बंदूक है वह दिखाती है कि अमेरिका इन खाड़ी देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसकी पीठ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, बैग टंगा हुआ है, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वह अमेरिका का झंडा है, जो दिखाता है कि खाड़ी देशों में वहां के कच्चे तेल पदार्थों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अमेरिका कोई भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है और विभिन्न युद्धों में हमने इसके माध्यम से देखा भी था। तो दोस्तों, यह पहला चित्र है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में लिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, इसीलिए आपको इस चित्र को देखकर घबराना नहीं है। दोस्तों, यह दूसरा चित्र है जो प्रश्न नंबर 38 अर्थात 38 पे दिया गया है। दोस्तों, चित्र पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो पुस्तक उपलब्ध है वह यही है। तो इस चित्र में जो प्रस्तुत किया गया है वह समकालीन विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दिखाने का प्रयास किया गया है कि पूरी दुनिया अमेरिका के वर्चस्व के साए में जी रही है। और इसके दूसरे हाथ में जो तराजू दिखाई देता है वह इस बात को प्रकट करता है कि अमेरिका जिस बात को भी न्याय संगत समझता है वह उससे संबंध में रीति बना सकता है और उस पर अमल कर सकता है। दुनिया का कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि वह अमेरिका का किसी प्रकार का प्रतिरोध कर सके। तो यह दिखाता है कि अमेरिका जिस चीज को न्याय संगत समझता है उसी को वो अप्लाई कर देता है और इसी को न्याय संगत माना जाता है। इस अंगूठे पर जो अमेरिका के झंडे का निशान बना हुआ है वह दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को स्पष्ट करता है। और दोस्तों, यह तीसरा चित्र है जो प्रश्न नंबर 47 अर्थात 47 पर दिया गया है। यह विश्व मंच को प्रस्तुत करने वाला चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका यदि किसी भी कारण से एक महाशक्ति के रूप में हट जाता है तो अगली महाशक्ति चीन की होगी, क्योंकि एकमात्र अकेला देश चीन ही है जो इस चित्र पर दिखाई दे रहा है। यह चित्र दिखाने का प्रयास करता है कि अगर अपनी गलतियों की वजह से या किसी भी अन्य कारण से अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में हटता है तो अगली महाशक्ति चीन ही होगी। और यह अमेरिकी चीनी कूटनीति को भी प्रस्तुत करता है कि बाकी देशों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ अब चीन ने ही अपने आप को विश्व परिदृश्य पर सामने रखा हुआ है। तो इस प्रकार यह चित्र बताता है कि किसी भी दृष्टि से अमेरिकी वर्चस्व के खत्म होने के बाद अब चीन अगली महाशक्ति हो सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इस अध्याय को खत्म करते हैं। 5 वीडियो के जरिए मैंने इस अध्याय को आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ ही इन सारे वीडियोस के PDF नोट्स को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलिएगा, ताकि आप उस नोट्स को पढ़ सके और अध्याय को समझ सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।